नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं AR क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका पहला पार्ट था द हिमालय। उसमें ही हमने कवर कर लिया था उस पार्ट को। इस पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए 5 पार्ट्स को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स से। नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ 3 नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के मिलने से, जिसका नाम है इंदस यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ एल्यूवियल सॉइल से। जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती है वो अपने साथ लाती है बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, बालू और अपने रास्ते में छोड़ते चले जाती है। तो वो जो उससे जो बना मिट्टी उसी को कहते हैं एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अब इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। और इसका अगर बात करें एरिया का तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक यह फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स को वेरिएशंस के आधार पर 4 रीजन में बांटा गया है। पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर और चौथा है खादर। भाबर क्या होता है? जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कंकड़ लेकर चलती है तो वो 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ाई वाले पट्टी में छोड़ देती है वो सारे कंकड़ को, और वो जो पट्टी है वो शिवालिक के लगभग पैरेलल यानी समानांतर है और इसी को कहा जाता है भाबर। इसे भाबर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है तराई यानी कि भाबर के जस्ट दक्षिण में वो जो नदियाँ जो पेबल्स छोड़ दी थी भाबर में, वहाँ वो नदियाँ क्या हो गई, नीचे सबमर्ज हो गई, यानी कि पेबल्स के नीचे से बहने लगी। अब फिर से क्या हुई, नदियाँ निकल कर के आई और एक दलदल जैसा संरचना वाला क्षेत्र बना ली और उसी को कहा जाता है तराई रीजन। तीसरा है नदियाँ जो अपने साथ लाती है क्या, कंकड़, मिट्टी, बालू, उसे वो छोड़ते चले जाती है। अब जब वो पुराना हो जाता है तब उसे कहा जाता है क्या, भांगर, और जब वो न्यू होता है यानी कि यंगर डिपॉजिट उसे कहते हैं खादर। फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ये जो पेबल्स वाला इलाका यानी कि कंकड़ वाला जो इलाका इसे कहते हैं भाबर, ये वाला जो इलाका ये तराई, और ये जो पुराना मिट्टी का टीला है ये हो गया भांगर, और ये जो न्यू वाला ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है खादर। अब चलते हैं आगे, इंदस को देखते हैं। इंदस नदी कहाँ से निकलती है? इंदस नदी निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक है चाइना के तिब्बत में, यहाँ से निकलती है इंदस, पहुँचती है इंडिया और होते हुए पाकिस्तान होते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। इंदस नदी की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी जो बाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां हैं वो, और जो राइट बैंक यानी कि दाएं तरफ की सहायक नदियां। जो बाएं तरफ की है वो है सतलज। सतलज नदी निकलती है राकसताल लेक से। सतलज नदी चलती है और इधर से आती है ब्यास नदी और इसको सतलज में आकर के ये मिल जाती है। ब्यास निकलती है कहाँ से? ब्यास नदी निकलती है रोहतांग पास से। यहाँ से रावी नदी निकलती है और ये चेनाब में मिल जाती है। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों ही नदियाँ रोहतांग पास से निकलती है। अब सतलज नदी ब्यास के साथ मिलकर के आगे बढ़ती है। यहाँ से रावी नदी निकली थी कहाँ से? रोहतांग पास से, और ये आगे बढ़ी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी निकलती है बड़ा लाचा दर्रा। दर्रा या पास क्या होता है? जब 2 माउंटेन के बीच में गैप बनता है तो उस गैप के जरिए लोग इधर से उस एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, उस गैप को ही क्या कहा जाता है? तो वो दर्रा कहलाता है या फिर पास। तो रावी नदी निकल गई कहाँ से? व्यास से, सॉरी रोहतांग पास से। चेनाब नदी कहाँ से निकली? बड़ा लाचा पास यानी दर्रा से, और ये चेनाब रावी दोनों मिल गए। इधर से आई झेलम नदी। झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। बेरीनाग से झेलम नदी निकली और वापस आकर के मिल गई चेनाब में। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज चारों नदियों का संगम क्या मिल जाता है आकर के इंदस में। चारों नदियाँ आकर के मिल जाती है कहाँ पर? इंदस यानी कि सिंधु नदी से। ये हो गई लेफ्ट बैंक। और राइट की तरफ देखें तो इंदस की जो लेफ्ट राइट में है वो है नुब्रा। नुब्रा नदी आकर के श्योक में मिलती है और ये श्योक आकर के इंदस में मिल जाती है। और एक है गिलगित। तो ये था राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। रावी नदी के ऊपर है थीन डैम। थीन डैम का दूसरा नाम है महाराजा रंजीत सागर डैम, जो कि पंजाब में है। सतलज नदी
पानी अपना डालती है किसमें, इंदिरा गांधी कैनाल जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाया है, उसका पानी कहाँ से आता है, तो सतलज नदी से। सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है कौन सा डैम, सतलज नदी के ऊपर बना है चलते हैं आगे जाने से पहले एक बात बता दें, इंडस जब इंडिया से पाकिस्तान जाती है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं। 8 साल के लगभग 8 साल तक डिस्कशन होने के बाद 19 सितंबर 1960 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट में भाग लिए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय के जवाहरलाल नेहरू, उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान, और तीसरा मेंबर था वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मिस्टर इलियट। ये तीनों मिलकर के एक एग्रीमेंट लाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान इस पर साइन करता है। इस एग्रीमेंट का कहना यह है कि इंडिया 20% वाटर यूज करेगा इंडस का और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का, और पाकिस्तान जो है वो 80% वाटर यूज करेगा। अब इंडिया के अंदर किस किस तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं। ये है क्या, माउंटेन से निकल करके जो नदियाँ लाती है पेबल्स वगैरह, तो वो कौन सा मिट्टी का निर्माण करती है, ये करती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन। इस तरह की मिट्टी जो है वो कहाँ पे बनती है, पर्वतीय इलाकों में। अब यहाँ जब नदियाँ नीचे उतरती है प्लेन्स में, इधर तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब का पार्ट हो गया, और इधर है गंगा गोदावरी कृष्णा, ये सब नदियाँ बहती है ईस्टर्न घाट की तरफ। तो इसमें क्या पाया जाता है, इधर पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है और अपने साथ लाई थी क्या, कंकड़ बालू, उसको छोड़ दी। तो ये सब जो नदियाँ हैं वो क्या बनाई, जलोढ़ मिट्टी, इसलिए इस एरिया में एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा पाए जाते हैं। इस एरिया में पाया जाता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, और इस तरफ की जो एरिया है इसमें पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। जो पिंक कलर का दिख रहा है वो हो गया लैटराइट। एरिड सॉइल क्या होता है, शुष्क कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी, यानी कि राजस्थान के इलाके में जो थार डेजर्ट है उस तरफ के इलाके में, और थोड़ा बहुत इलाका गुजरात की तरफ भी चला आता है। और कुछ बच गया क्या, नहीं, अब तो सब खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे इंडिया का मैप में दिख रहा है आपको रिवर, और उसके ऊपर कौन कौन सा डैम बना हुआ है। तो सतलज नदी के ऊपर डैम आपको दिख रहा होगा, कौन सा डैम है, तो भाखड़ा नंगल डैम है सतलज नदी के ऊपर। यहाँ पे गंगा नदी चल रही है, आगे यहाँ यमुना नदी चल रही है। टेहरी डैम है, ये भागीरथी के ऊपर है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ निकल करके जब देवप्रयाग में मिलती है तब उसका नाम पड़ जाता है गंगा, लेकिन उसके पहले भागीरथी के ऊपर है टेहरी डैम। भाखड़ा नंगल डैम भारत का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर गुरुत्वीय बांध कहलाता है सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल। चंबल नदी के ऊपर है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर डैम। रिहंद नदी यहाँ पे है, उसी के ऊपर है रिहंद डैम। नर्मदा रिवर इधर फ्लो हो रहा है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है। यहाँ पे महानदी फ्लो हो रही है तो इसके ऊपर है हीराकुद डैम। मायथन तिलैया ये सब है बड़ाकर नदी के ऊपर। अगर हम लोग चले साउथ की ओर है नागार्जुन सागर डैम, ये है कृष्णा नदी के ऊपर। कृष्णा अर्जुन ये दोनों का क्या है, पेयर जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम। ये याद रख सकते हो आप, बिल्कुल ट्रिक जैसा है। तुंगभद्रा रिवर इसके ऊपर है तुंगभद्रा रिजर्वोयर या फिर डैम बोल सकते हो। कावेरी नदी के ऊपर है मेट्टूर डैम। तो ये सब डैम्स से इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ है गंगा रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके ट्रिब्यूटरीज को देखें। गंगा नदी निकलती है, अभी तो बताइए
गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जबकि इसकी राइट बैंक में आती है यमुना, इधर से सोन, ये सब नदियाँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गंगा जब इंडिया से बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बदल के हो जाता है पद्मा। अब अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो निकलती है मानसरोवर लेक से। ब्रह्मपुत्रा आगे जाते 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 जब चाइना के तिब्बत में बताए थे ना, ये है मानसरोवर लेक और वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का चाइना में नाम है सांगपो, यारलुंग सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम बदल करके हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से आसाम में प्रवेश करते करते नाम बदल के हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्रा यानी पद्मा और गंगा यानी कि जमुना, ब्रह्मपुत्रा की प्रजाति है जमुना और गंगा की होती है पद्मा। तो ब्रह्मपुत्रा यानी जमुना, गंगा यानी पद्मा जब दोनों मिल करके आपस में जो बड़ी नदी का निर्माण करती है उसका नाम पड़ जाता है मेघना। और यही दोनों नदियों का संगम से जो डेल्टा बनता है उसी को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। अब यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जिसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि नदी कितना लंबा है और इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो यह भारत में 725 किलोमीटर लंबा है और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सुबानश्री, मानस। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है लोहित, दिहांग, धानश्री, कलंग। गंगा की बात करें तो गंगा 2525 किलोमीटर लंबा है भारत में। अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, काली, सरजू, राप्ती, घाघरा, गंडक, त्रिशूली, बागमती, कोसी और महानंदा, ये सब है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। घाघरा को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना, सोन, रिहांद, अजय, फाल्गु, दामोदर, रूपनारायण, सिलाई एंड हल्दी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं इंदस की। इंदस भारत में 1114 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी टोटल लंबाई जाने तो 2880 किलोमीटर है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जस्कर, सुरू, द्रास, कृष्णगंगा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। चेनाब को प्राचीन नाम में जाना जाता था विपाशा के नाम से, यानी चेनाब का प्राचीन नाम था विपाशा। इंदस का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है श्योक, नुब्रा एंड गिलगित। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर और गोदावरी की है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वायगंगा, पैंगंगा, वर्धा, पूर्णा एंड दूधना। अगर राइट बैंक की बात करें तो मंजीरा, मनार, तिरना एंड किरनार सानी। कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी है 805 किलोमीटर लंबा। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हेरांगी, हेमावती, लोकपावनी, शिमशा और अकरावती। वती जिसमें होगा वो कावेरी की नदी है, बस एक इंद्रावती को छोड़कर। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है लाक्समंत्रिथा, काबनी, सुवर्णावती, भावनी और अमरावती। तो कितने सारे वती हो गए? अकरावती, अमरावती, सुवर्णावती एंड हेमावती। कृष्णा नदी की लंबाई है टोटल 1400 किलोमीटर और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मुनेरू, मूशी, हलिया, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा एंड तुंगभद्रा। महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुड डैम, जो कि सबसे बड़ा डैम है भारत का। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ईब, मांड, हसदेव, शिवनाथ। और अगर इसकी राइट बैंक की बात करें तो ओंग, जोंग एंड तेल, ये सब नदियां हैं महानदी की राइट की तरफ की सहायक नदियां। अब नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से यानी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्या रेंज के बीच में बहती है। बुढ़नेर, बंजर, सार, सक्कर, तवा एंड कुंडी ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जबकि हिरन, बरना एंड कोलार ये सब हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी? नर्मदा की। यमुना नदी टोटल 1370 किलोमीटर लंबा है और इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है टॉन्स एंड हिंडन, जबकि इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बानस, सिंध, बेतवा, धानसन एंड केन। तापी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सिपरा, कापरा, खुर्सी, मोना, पूर्णा, किरना, पंजरा। और अगर राइट बैंक की बात करें तो बैतुल, पाटकी, सूकी, मोरे, अरुणावती, गोमती। तापी की भी तो हो गई ना अरुणावती, इसमें वती आ गया। लूनी नदी क्या है? तापी नदी की बात करें तो ये भी डेल्टा नहीं बनाती है और तापी और नर्मदा के बीच में स्थित है सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा की श्रृंखलाएं। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में निकलती है और कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है बांदी, सुकरी, जवाई, सुलेरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ भी नहीं है। सतलज की बात करें तो इसमें 3 नदियाँ राइट बैंक में है, जबकि लेफ्ट में कोई नदी नहीं बहती है, यानी कि कोई नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। किधर से? लेफ्ट की ओर से। तो राइट की तरफ से परेच्छू, स्पीति एंड ब्यास। इंडिया के 6 डिविजन्स में से एक डिवीजन आता है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट आता है राजस्थान के इलाके में। यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी बहुत कम होता है। यहाँ पाए जाते हैं बारकन्स यानी कि बालू के टीले। बालू के टीले को क्या कहते हैं? बारकन्स कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आप देख रहे हो कहाँ पर है? ये अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में, और इसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे पाया जा रहा है क्या? इंदिरा गांधी कैनाल। यह कैनाल किसने बनवाया? इंडियन गवर्नमेंट ने। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि वर्षा कितना हो रही है? 150 mm से भी कम, इसलिए यहाँ पे बारिश की कमी है, पानी की कमी है। इसलिए क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी कैनाल बनवाया गया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पानी पहुँचाया जा सके, पानी की कमी को दूर किया जा सके। इसका पानी आता है कहाँ से? सतलज नदी से। तो इस तरह से ख़त्म हो जाता है इंडियन डेजर्ट। अब हम लोग चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर और अरावली रेंज के जस्ट नीचे का जो पोर्शन है इसे कहते हैं क्या? पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ है अरावली रेंज और इधर से बह रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बह रही है और तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच का जो रेंज है उसे कहा जाता है सतपुड़ा रेंज। नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है अमरकंटक और जाकर के मिलती है अरबियन सी में यानी अरब सागर में। नर्मदा नदी और तापी नदी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है, ये सब नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सतपुड़ा रेंज से। अब हम लोग देखेंगे ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें कौन कौन सी नदियाँ बह रही है। चंबल बह रही है, सिंध, बेतवा, केन ये सब नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड में वेस्ट की तरफ बह रही है। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएँ तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बघेलखंड, बुंदेलखंड। बघेलखंड कहाँ है? यहाँ है। ये हो गया किधर? ईस्ट की तरफ अगर एक्सटेंशन में फैलाव में जाएंगे तो। और अगर और भी ज़्यादा ईस्ट की तरफ जाए तो यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि छोटा नागपुर का पठार, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है ये पारसनाथ। मेघालय में जो गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, लेकिन वो एक फॉल्ट यानी कि भ्रंश के द्वारा अलग हो जाता है। ईस्ट की तरफ और अगर नीचे आए हम तो यहाँ मिलेगा क्या? महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब रेंज हम लोग को देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तो ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट में।
ये मालवा प्लेट्यू का जो रीजन है इसी को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। अब हम लोग चलेंगे नीचे यानी कि डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको क्या मिलेगा? डेक्कन प्लेट्यू ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच का जो पार्ट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसे ही कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2697 मीटर, सॉरी 2637 मीटर, जो कि आप देख सकते हो इस मैप के जरिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ मिलेगा क्या आपको? पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, ये सब दर्रे यहाँ पे मिलेगा। दर्रा तो आपको बता चुकी हो, जो दो माउंटेन के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड पास या फिर दर्रा। डेक्कन पार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेवरॉय हिल्स, जावड़ी की पहाड़ी, अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है अनायमुदी, और यह साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका हाइट है 2695 मीटर। और अब हम लोग चलते हैं किधर? तो अब हम लोग चलेंगे कोस्टल प्लेन्स की तरफ। यहाँ हमारा पेनिनसुलर रीजन ख़त्म होता है। कोस्टल प्लेन्स की तरफ अगर हम जाएं तो ये तो आपको यहाँ दिख ही रहा है क्या? ये है ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग देखेंगे ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की एक और जानकारी यह है क्या कि ईस्टर्न घाट ऊंचाई में वेस्टर्न घाट के तुलना में नीचे है, मतलब ईस्टर्न घाट नीचा है और वेस्टर्न घाट ऊंचा है। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर तक और ईस्टर्न घाट की है लगभग 600 मीटर। तो हुआ ना ये नीचे। वेस्टर्न घाट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस तरफ के जो रीजन्स है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार्स, और इस तरफ के जो रीजन है उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और अगर हम वेस्टर्न घाट की तरफ देखें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुंबई से लेकर गोवा तक पार्ट को कहा जाता है कोंकण कोस्ट, और ये गोवा से लेकर कर्नाटका का जो पार्ट है उसे कहा जाता है कन्नड़, और कर्नाटका से लेकर के केरला का जो पार्ट है उसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट KKM, और इधर हो गया CN यानी कि कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सरकार्स। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग चलेंगे किधर? तो आइलैंड्स की तरफ। आइलैंड्स यानी कि सिक्स्थ डिवीजन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि ये है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने मुंह से सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स, और वही कैल्शियम कार्बोनेट जमा होते होते और उसके जो ये डेड डिकेइंग पार्ट है वो सब जब इकट्ठा होता है इसी सी लेवल पे, तो इस तरह के जो फॉर्मेशन बनाते हैं उसे ही कहते हैं क्या? कोरल रीफ्स। कोरल रीफ लक्षद्वीप आइलैंड को कहा जाता है रीफ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड को क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड का 3 पार्ट था पहले, अमनदीप, लैकदीप एंड मिनिकॉय। 1973 को ये तीनों को मिला करके नाम दिया गया लक्षद्वीप, और तब से इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जा रहा है। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कावारत्ती। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और ये मालदीव, ये सब के बीच में जो चैनल था उसको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं कोरल रीफ के ऊपर। कोरल रीफ 3 तरह के होते हैं, एक फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जब ये माउंटेन को चारों तरफ से घेर करके रखता है और बीच में कोई भी गैप नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। और अगर बैरियर रीफ की बात करें तो बीच में जो आपको दिख रहा है वाटर और चारों तरफ से घिरे हुए है, दैट इज कॉल्ड बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के पास का ग्रेट बैरियर रीफ, जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है, बैरियर रीफ है। और एटॉल रीफ क्या हो गया? वही जो वॉल्केनो था वो जब सी वाटर में सबमर्ज हो जाता है, मतलब नीचे चला आता है, सी वाटर ऊपर आ जाता है, तो
जो रिफ है वो उसको चारों तरफ से ऊपर और अगल बगल से घेर लेता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एटॉल। और वो एक किसका निर्माण करते हैं, लैगून का, झील का। और इस तरह से ये रिफ का जो पार्ट था वो ख़त्म होता है। रिफ के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ। अंडमान निकोबार आइलैंड में दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का हेड क्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, आप देख रहे हो, लोअर अंडमान में। निकोबार की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये था हमारा इंडिया का 6 डिवीज़न। को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अच्छा लगा तो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हो, सर्च करो मिल जाएगा और ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्विज होते हैं, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका क्विज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।